Welcome to my class. I am Shivam Pandey and this is part 5 of the chapter Matter in Our Surroundings from class 9 Science. Students, I have already completed 4 parts. Please watch them step by step, means part 1, part 2, part 3 and part 4. Then you will understand these things in a much proper way. Let's proceed. Our topic is effect of चेंज ऑफ प्रेशर. हमने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर की बात की थी कि मैटर के स्टेट को बदलना है तो आप उसके तापमान को बदलिए. किसी भी पदार्थ के अवस्था को बदलने के लिए हम उसके तापमान में चेंज ला सकते हैं. टेम्परेचर को चेंज करने पे उसका अवस्था बदल जाएगा, या फिर हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो भी स्टेट या अवस्था बदल सकती है. तो हमने टेम्परेचर की बात की थी कि हीट करते हैं, सॉलिड को हीट करते हैं, ठीक, तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है. फिर लिक्विड को आगे कंटिन्यू हीट करते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाती है. फिर गैस को ठंडा करते हैं, लिक्विड बन जाती है. लिक्विड को और ठंडा करते हैं, सॉलिड बन जाता है. तो टेम्परेचर को बढ़ाना फिर घटाना, इस तरीके से हम स्टेट चेंज करने का काम करते हैं. आप सबको एग्जांपल याद होगा कि आप क्या करो, बर्फ़ ले लो, सॉलिड है, ठीक, हीट कर दो, लिक्विड बन जाएगा वाटर. फिर लिक्विड को हीट कर दो, बन जाएगा वेपर. तीनों सेम थिंग है. वैसे ही वेपर को कूल करो, लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड को कूल करो तो क्या बनेगा, सॉलिड. तो टेम्परेचर बढ़ा के या घटा के हम स्टेट को चेंज करने का काम कर सकते हैं. अब भाई इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर से भी क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो चलो बात कर लेते हैं. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेज बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. हमने पहले ही सीखा है कि अलग अलग जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, उनके अवस्थाओं के पीछे का जो कारण है उनके कणों के बीच की दूरी. जिनके बीच ज़्यादा दूरी है वे गैस में हैं, जिनके बीच उससे थोड़ी सी कम दूरी है वे लिक्विड स्टेट में है, और जिनके पार्टिकल्स के बीच में, कणों के बीच में बहुत नाम मात्र की दूरी है, वे क्या है, सॉलिड है. ये आपने इस चैप्टर के पहले या दूसरे पार्ट की वीडियो में जान लिया है. व्हाट विल हैपन, क्या होगा, व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेसर गैस. हम प्रेशर बढ़ाना शुरू करें, एक गैस को क्या करें, संकुचित करें, उसको एकदम पास लेके जाएं पार्टिकल्स को, तब क्या होगा. चलो पढ़ लेते हैं क्या होगा. क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स बहुत पास आ जाएंगे. इनक्लोज इन सिलेंडर, क्रैक सिलेंडर के अंदर गैस भर दें, फिर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होगा. विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, क्या जो कण है वे नज़दीक आएंगे, बिल्कुल आएंगे. यहाँ आप लाइव देखने वाले हो, इसमें खुद से चेक भी कर सकती हो. डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. आपको क्या लगता है कि प्रेशर बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में बदलाव होता है. तो चलो देखते हैं. ये रहा, देखो भाई सिलेंडर, ये रहा पिस्टन, ठीक है. अब देखो गैस यहाँ पे एक भरी हुई है, इतने सारे स्पेस में गैस भरी हुई है. प्रेशर बढ़ा दिया, गैस कितने पे आ गई, इतने पे आ गई, और प्रेशर बढ़ा दिया, गैस के पार्टिकल्स मात्र इतने स्पेस में आ गए, मात्र इतने में. तो अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस के ऊपर तो गैस के पार्टिकल्स पास आएंगे, ठीक, काफ़ी ज़्यादा पास आएंगे. किसी को अगर एक्सपेरिमेंट करना हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक सिरिंज लेना है. सबने देखा होगा जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं. सिरिंज के टिप पे अपना हाथ अप्लाई कर लो, ठीक है, उसका जो मुंह है वहाँ पे उंगली लगा दो कस के, और उसके बाद दूसरे साइड से उसके पिस्टन को दबाना चालू करो, ठीक है. तो शुरू में तो बड़ा आसानी से वो दबता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक जाएगा उसके माउथ की तरफ, फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, मुश्किल होगा. लेकिन आप उसको पूरा मतलब एंड पॉइंट तक नहीं पहुंचा पाओगे, थोड़ा सा गैप वहाँ पे बना ही रहेगा. मतलब इस बात को आप देख सकते हो कि हाँ, गैस को हम काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, अपने पास भी कर सकते हो. आप जो LPG देखती हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG जो देखती हो, ये सभी क्या हैं, प्रेशराइज करके उस टैंक में भरे गए हैं. नहीं तो उस टैंक में उतनी गैस ना आ पाए जितनी आती है. ये LPG के एक टैंक में नॉर्मली 14 kg आता है, तो 14 kg उसमें प्रेशर अप्लाई करके भरा गया है, ऐसे नहीं भरा गया है. अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस. क्या अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए, प्रेशर अप्लाई किया जाए और टेम्परेचर घटाया जाए तो गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है. हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है. इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसको बहुत ज़्यादा दबाव में रखा जाता है. सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट. जो सॉलिड CO2 होता है, मतलब ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, वह सीधे गैस में बदल जाता है जब हम प्रेशर हटाते हैं. ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर,
विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। जब हम प्रेशर को घटा के 1 एटमॉस्फेयर पे ले आते हैं, क्योंकि प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि CO2 तो एनवायरनमेंट पे 1 एटमॉस्फेयर पे ही रहती है। जब उससे ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन जैसे ही प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेयर पे ले आते हैं तो वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होती, सीधे गैस में कन्वर्ट होकर बाहर आती है। दिस इज़ द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस। यही कारण हम इसको ड्राई आइस भी कहते हैं। आजकल शादी पार्टीज़ में आपने देखा होगा कि वे चालू कर देते हैं टैंक को, धुआं धुआं चारों तरफ फैल जाता है, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। होटल्स में भी आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि आपको खाने को कुछ देंगे, उसमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे, जब मुंह में डालोगे तो फिर आपके मुंह से खूब धुआं धुआं बाहर आएगा, उसी का इस्तेमाल किया जाता है। हेल्थ के हिसाब से बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं, फिर अपने आसपास अगर हम उसको फैलाते हैं तो सांस लेने पे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो पाएगी, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। शौक में लोग कर रहे हैं, अलग बात। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance whether it will be solid, liquid or gas। तो है कि हम ये बात कह सकते हैं कि दबाव और तापमान, दाब और तापमान, प्रेशर और टेम्परेचर, ये दोनों ही एक पदार्थ की अवस्था को निर्धारित करते हैं कि वह सॉलिड होगा, लिक्विड होगा कि गैस होगा। देखो यहाँ एग्जांपल दिया है, लिक्विड को सॉलिडिफिकेशन करेंगे, सॉलिड बन जाएगा, लिक्विड को फ्यूजन करेंगे, वो सॉलिड को फ्यूजन करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, मतलब सॉलिड को पिघलाएंगे तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को जमाएंगे तो सॉलिड बनेगा। फिर लिक्विड को, ठीक है, गर्म करेंगे, वेपराइज करेंगे तो गैस बनेगा, गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड बनेगा। फिर देखो सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन कहलाता है, ठीक, और गैस का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होना, मतलब कोई भी गैस है उसको डायरेक्ट सीधे ठोस में बदल जाए, ठीक, बिना लिक्विड में गए तो क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। कोई भी सॉलिड गैस में बदल जाए बिना लिक्विड बने उसे सब्लिमेशन कहते हैं। पीछे भी मैंने इस बारे में बताया है। यहाँ पे देखो एटीएम बोला है कि 1 ATM जो है यह प्रेशर, किसी गैस के दबाव को नापने के लिए एक यूनिट है, ठीक। प्रेशर की जो यूनिट होती है वो पास्कल होती है, और 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। याद कर लेना, ये आपको याद रहना चाहिए कि 1 ATM बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हवा के द्वारा जो हमारे पर दबाव लगाया जा रहा है ना, हवा जो हमारे पर दबाव लगाती है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सी लेवल पे, समुद्र के सतह पे जो होता है वह 1 एटमॉस्फेयर होता है, 1 ATM भी कहते हैं, और इसको ही हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानते हैं कि एटमॉस्फेयर पर इतना ही प्रेशर अप्लाई करती है। कहोगे सर हवा अप्लाई कैसे करेगा? भाई जो हवा है ना उसकी एक बहुत मोटी लेयर है, ठीक, हम जिस सरफेस जहाँ पे हैं वहाँ से 1-2 किलोमीटर ऊंची तक हवा की मोटी परत है, इस वजह से हम पे वो काफ़ी अच्छा प्रेशर अप्लाई कर लेती है। आपको ऐसा लगता है कि हवा हमारे पर प्रेशर अप्लाई नहीं करती होगी, कभी अगर चेक करना है तो बताओ क्या करें, कर लो, कोई लकड़ी का बड़ा सा बोर्ड ले लो, ठीक, ऐसे ऐसे पकड़ लो उसको, और पकड़ के आगे रख लो और बाइक पे बैठ जाओ। बाइक चलेगी ना तो आप पीछे की बहुत तेज़ी से धक्का खा के जाओगे, क्योंकि जब बोर्ड जो होगा, ठीक, वो हवा से टकराएगा, हवा उसके ऊपर फोर्स लगाएगी पीछे की ओर, तब आपको फील होगा कि हवा कितना प्रेशर अप्लाई कर सकती है। क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। 300 केल्विन है, कितना है? 300 केल्विन। जब केल्विन में दिया हो, सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो 273 सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना? 273, तो 300 माइनस 273 कर दोगे, बचा कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। अगला है 573 केल्विन। 573 में से 273 सब्ट्रैक्ट कर दो, पता है ना ये केल्विन में है, आपका आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। हो गया। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस? कह रहा है कि पानी का 250 डिग्री सेल्सियस पर फिजिकल स्टेट क्या होगा, भौतिक स्वरूप क्या होगा, कैसा दिखेगा? भाई 100 डिग्री सेल्सियस के बाद तो वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो कह दोगे 250 पे क्या होगा? वेपर होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब आपको लिक्विड फॉर्म में अभी भी वाटर मिलेगा। 100 डिग्री पहुंचने के बाद जब हम एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करते हैं
तब वो वेपर में कन्वर्ट होता है, तुरंत नहीं होता। फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। कह रहा है किसी भी पदार्थ के लिए, ठीक है, जब हम अवस्था को बदलना शुरू करते हैं तो जब बदलाव हो रहा होता है उस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि हमने पहले ही बात करी है लेटेंट हीट की, कि हर सब्सटेंस का एक लेटेंट हीट होता है। तो भाई जब आप उसकी स्टेट में बदलाव देखते हो तो उस दौरान जो सारा टेम्परेचर आप देते हो वह, या जो हीट आप देते हो वह स्टेट को बदलने में खर्च होता है और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। जैसे बर्फ़ को पानी में पिघलाएं, ठीक है, चलो पानी को भाप में पिघला रहे हो, पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, बॉइलिंग शुरू हो गई, लेकिन अभी भी पानी क्या है, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू नहीं हुआ, क्योंकि अब जो आप हीट दे रहे हो वो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करके जब वेपर में कन्वर्ट होंगे तब तक टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। सारी हीट किस में खर्च हो जाएगी, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने में पार्टिकल्स को। इसीलिए कहते हैं कि वेपर पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी होता है लिक्विड पार्टिकल्स की तुलना में, अगर सेम टेम्परेचर पर रखा गया है तो, मतलब एक तापमान पर रखा गया है। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। अगर वातावरण की गैसेस को अगर आपको लिक्विड बनाना है तो कोई तरीका बताओ। भैया पहले गैस ले लो, गैस को ठंडा करो, टेम्परेचर कम करो, टेम्परेचर कम करने से ही उसके बहुत सारे कण पास आ जाएंगे, फिर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दो और पास आ जाएंगे, लिक्विड बन जाएगा। जो आप डिओड्रेंट्स इस्तेमाल करते हो, बॉडी स्प्रे मतलब जो अपनी बॉडी के लिए खरीद के इस्तेमाल करते हो डिओड्रेंट, और डिओड्रेंट्स जो होते हैं सारे लिक्विफाई किए गए होते हैं। जैसे देखो, जैसे आप उसकी नॉब को दबाते हो, बाहर आती है तो तुरंत क्या होती है, थोड़ी देर के बाद गैस में कन्वर्ट हो जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इवापोरेशन। भाई इवापोरेशन को हम वाष्पीकरण भी कह सकते हैं, ठीक, हिंदी में, मतलब भाप बनने की प्रक्रिया है इवापोरेशन। अब इवापोरेशन जो है ना, यह किसी भी तापमान पे होता है, मतलब देखो कभी भी देखो, क्योंकि हमेशा तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग होती है, ठीक है, और उसके बाद वेपर बनता है। लेकिन इवापोरेशन के लिए कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं चाहिए, कोई भी टेम्परेचर हो भाप बनता रहेगा। कहोगे क्यों, ऐसा क्यों होता है? भाई इवापोरेशन, पानी बाहर गिरा हुआ है सड़क पे, खेत में, कहीं भी, ठीक, सूर्य की रोशनी उस पर पड़ेगी तो जो ऊपर की लेयर होगी उसको हीट मिलेगी, वो ऊपर की परत जो होगी पानी की वह हीट को एब्जॉर्ब करेगी, गर्मी को सोख लेगी और भाप बन के उड़ जाएगी। क्वेश्चन है, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। क्या हमको हमेशा गर्म करना पड़ता है या प्रेशर बदलना पड़ता है स्टेट को बदलने के लिए? तो नहीं, इवापोरेशन में देखोगे कि हमेशा ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब गर्मी देनी पड़ रही है, लेकिन प्रेशर के लिए का इशू नहीं है। कैन यू क्योट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। क्या आप ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हो? इवापोरेशन ही तो है, इवापोरेशन में ही तो ऐसा हो रहा है कि बिना बॉइलिंग पॉइंट पे गए ही पानी जो है भाप में बदल जा रहा है। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, पानी को जब आप बिना ढके छोड़ देते हो, स्लोली, धीरे धीरे, चेंजेज इनटू वेपर, भाप में बदल जाता है। वेट क्लॉथ्स ड्राई अप, गीले कपड़े सूख जाते हैं। व्हाट हैपेंस टू वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल्स, ऊपर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं कि पानी को बिना ढके रखे हो तो भाप बन के उड़ रहा है, गीले कपड़े सूख जा रहे हैं, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? इवापोरेशन की वजह से हो रहा है। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग and are never at rest. At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy. In the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. This phenomena of changing of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. अब आपको पूरा समझाता हूँ। हम सभी जानते हैं कि जो पदार्थ के कण हैं वे हमेशा गति कर रहे हैं, वे कभी भी रेस्ट पे नहीं होते, मतलब रुके हुए नहीं होते, हमेशा गति करते रहते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब किसी भी दिए गए तापमान पे, इन एनी गैस, गैस कोई भी हो, किसी भी दिए गए तापमान कोई भी हो, चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, गैस, लिक्विड हो, सॉलिड, ठीक है, किसी भी दिए हुए तापमान पे जिस पे वो है, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब गैस में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, लिक्विड में उससे कम, सॉलिड में उससे भी कम। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो गैस के कणों में सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम होगी और सॉलिड में उससे भी कम होगी। इन केस ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड की केस की बात करोगे, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस,
ठीक है, करा एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा भाग, ठीक है, कणों का जो सतह पे हैं उनके पास नीचे वाले कणों की तुलना में ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि सतह पे हैं, उनको हीट मिल रही है ऊपर से। इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स। तो ये जो बाकी दूसरे कण हैं उनके के साथ जो इनका आकर्षण वाला बल है उसको ये तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं, ज़्यादा ऊर्जा होती है इसकी वजह से उसे तोड़ लेते हैं और ये अपने आप भाप में बदल जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अगर कोई भी लिक्विड, ठीक है, बिना बॉइलिंग पॉइंट पे गए, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही किसी भी तापमान पे खुद को भाप में बदल लेता है तो उसे हम इवापोरेशन कहते हैं। या किसी भी लिक्विड के भाप में बदलने की जो प्रक्रिया है बिना बॉइलिंग पॉइंट के पहुँचे या बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, उसे हम इवापोरेशन कहते हैं। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। वे कौन कौन से घटक हैं जो इवापोरेशन को प्रभावित कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी समझते हैं। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml पानी लो एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। इसको खिड़की के पास में या पंखे के नीचे रखो। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश। अब 5 ml पानी आप क्या रखो, प्लेट जैसे बर्तन में रखो एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। इसको भी खिड़की के पास या पंखे के नीचे रखो। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना प्लेट, शायद प्लेट की बात करेगा, डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कबर्ड और ऑन अ सेल्फ इन योर क्लास। फिर से आपको चाइना डिश में लेना है, मतलब चीनी मिट्टी का एक बर्तन लेना है, उसमें पानी रखना है, लेकिन इस बार कबर्ड में रखना है। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। रूम के तापमान को नाप लेना है। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवापोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। अब देखो कब तक ये सारा पानी भाप बन के उठता है, इस टाइम को भी नोट करो। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे। फिर इस घटना को आप बारिश के दिन में चेक करो। अब आपको समझ में आएगा कि टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड का इवापोरेशन में क्या प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर मतलब तापमान, सरफेस एरिया मतलब सतह क्षेत्र, और विंड स्पीड मतलब हवा की गति। इन सब चीज़ों का इवापोरेशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई जो खिड़की के पास रखे गए उनका पानी जल्दी से उड़ जाएगा, चाइना डिश का जल्दी उड़ेगा, ठीक है, वहीं टेस्ट ट्यूब का धीरे से, क्योंकि टेस्ट ट्यूब का सरफेस एरिया बड़ा कम है और चाइना डिश का सरफेस एरिया बड़ा ज़्यादा है। टेस्ट ट्यूब कम मान लो कहोगे इतना होगा, और तो चाइना डिश का कितना होगा, इतना होगा, तो इतने पे हीट पड़ेगी, यहाँ केवल इतने पे हीट पड़ेगी। अब जो खिड़की के पास रखा है उसमें हवा भी लगेगी, मतलब थोड़ी सी गर्मी बाहर से भी उसको मिलेगी, वो सोख सोख के उड़ेगा। ठीक, जो आपने सेल्फ के अंदर रख दिया उसको हवा नहीं लगेगी, और सबसे आखिरी में तो वही उड़ेगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, आप सबने महसूस किया होगा, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ, इवापोरेशन की जो गति है वह बढ़ती जाती है। किसके साथ बढ़ेगी। एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सतह क्षेत्र बढ़ा दो, सतह वाला क्षेत्र बढ़ा दो, इवापोरेशन की गति जो है बढ़ जाएगी। वी नो दैट इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन, इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज। हम सभी जानते हैं कि इवापोरेशन एक सतह पर होने वाली घटना है। ठीक, अगर सरफेस एरिया को बढ़ाया जाएगा तो इवापोरेशन की गति बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। जब कपड़ों को सुखाना होता है तो हम फैलाते हैं, मोड़ के नहीं रखते, फैलाते हैं। क्यों फैलाते हैं, क्योंकि जब फैलाएंगे तो पूरे सरफेस पे हीट आएगी, पूरा सरफेस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और जल्दी से पानी सूख जाएगा, कपड़ा सूख जाएगा। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा के भी ऐसा हो सकता है। देखो ठंडी के मौसम में, ठंड के मौसम में गर्म कपड़ा देरी से सूखता है, गर्मी में बहुत जल्दी सूखता है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। करेक्ट, जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो ज़्यादा कणों को काइनेटिक एनर्जी मिल पाती है, अब वे जल्दी से भाप वाली अवस्था में चले जाते हैं, जल्दी से भाप बन जाते हैं। अगला है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या होती है, आर्द्रता। हवा की एक कैपेसिटी है, हवा की एक क्षमता है पानी को धारण करने की। तो हवा अपने अंदर जो पानी को रोक के रखता है, अपने साथ रखता है पानी को बांध के, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब गर्मी के मौसम में जो ह्यूमिडिटी है एक कम हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हवा के अंदर के भी पार्टिकल्स वेपर बन के उड़ जाते हैं। वहीं लेकिन ठंड और बारिश के मौसम में बारिश लगातार होती रहती है, ठंड में भी लगातार कोहरा गिरता रहता है, तो हवा के अंदर अपने आप पहले से ही बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स क्या होते हैं, वाटर वेपर वाले जमे रहते हैं। तो उसकी जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, उसकी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा वो पार्टिकल्स को ले नहीं सकता। तो जब क्षमता कम हो जाती है पार्टिकल्स को लेने की तो कपड़ा देरी से सूखता है। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी जो है हवा में मौजूद भाप की मात्रा है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। एक निश्चित तापमान पे हमारे आसपास की जो हवा है
वह एक निश्चित मात्रा ही पानी का अपने साथ रख सकती है। भाप की एक निश्चित मात्रा को रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर हवा में पानी की मात्रा पहले से ही ज़्यादा है तो इवापोरेशन की जो गति है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो कपड़े में से भाप निकलता है, वाटर वेपर निकलता है, हवा में ही तो जाता। जब हवा में पहले से बहुत ज़्यादा वाटर है तो लेगा ही नहीं, तो कपड़ा सूखेगा ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, हवा की गति को बढ़ा दो तो भी इवापोरेशन बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी होने लगता है। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन, एक सामान्य सा अनुभव है, दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, जब हवा चलता रहता है तो कपड़ा जल्दी सूखता है एक नॉर्मल डे की तुलना में, क्योंकि हवा के पार्टिकल्स में टकराते हैं, वाटर वेपर को निकाल के ले जाते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, जब हवा की गति बढ़ती है तो वाटर वेपर के पानी के जो भाप के कण हैं वे हवा के साथ दूर चले जाते हैं। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, तो आसपास के क्षेत्र में पानी के भाप की कमी होती है तो कपड़े में से वेपर निकल के हवा में चला जाता है। हाउ डज इवापोरेशन काज कूलिंग, इवापोरेशन किस तरीके से ठंडक प्रदान करता है। इन एन ओपन वेसल, एक खुले हुए बर्तन में, द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग, जो लिक्विड है वो हमेशा भाप बन के उड़ता रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, जो लिक्विड के द्रव्य के जो कण हैं वे अपने आसपास से ऊर्जा को सोख लेते हैं। टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन, इवापोरेशन के दौरान जो भी एनर्जी लॉस्ट हुई थी, ठीक है, उसको दोबारा से पाने के लिए वे सोख लेते हैं। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड, अब क्या होगा कि जब पानी के कण किसी भी जगह से गर्मी को सोखेंगे और ख़ुद को वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ की गर्मी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि आसपास की गर्मी को उन्होंने ले लिया, तो अपने आप वहाँ क्या हो जाएगी, ठंडक हो जाएगी। नॉर्मली चेक करो, गर्मी में आप ऐसे बैठे हो, आपको गर्मी लग रही है, लेकिन जैसे ही पसीना हो जाता है फिर आप पंखे के पास जाके बैठते हो, आपको बहुत ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जब पसीना हुआ है, जब पंखे के पास जाओगे तो जो पसीने के पार्टिकल्स हैं, स्वीट पार्टिकल्स, वाटर उसमें भी है, वे क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और वेपराइज हो जाएंगे और आपको ठंडक महसूस होगी। व्हाट हैपेंस, क्या होता है, व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम, अपने हाथ पे स्टोन डाल दो जो नेल पॉलिश को छुड़ाने का काम करता है, तो क्या होगा भाई, वो जल्दी से आपके हाथ के सरफेस पर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब यहाँ की हीट को सोख लेगा तो ठंडा हो जाएगा ये। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम, आपके हथेली से पार्टिकल्स ऊर्जा सोखते हैं, सराउंडिंग से ऊर्जा सोखते हैं और ख़ुद को इवेपोरेट कर लेते हैं और आपका जो पाम है, आपका हथेली है, वो ठंडा हो जाता है, आपको ठंडा महसूस होता है। आफ्टर अ हॉट सनी डे, एकदम गर्म दोपहर वाले दिन के बाद, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प टू कूल द हॉट सरफेस। लोग क्या करते हैं, दोपहर के बाद अपने घर के आसपास पानी छिड़कते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, खुली जगहों पे छिड़कते हैं कि जो वहाँ की हीट है, ढेर सारी वहाँ पे हीट है, तो वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, मतलब पानी को भाप बनने के लिए जो लेटेंट हीट चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वाटर उस लेटेंट हीट को वहाँ से सरफेस से हीट ले लेगी और वहाँ को ठंडा कर देगी। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स, क्या आप कुछ और एग्जाम्पल बता सकते हैं फ्रॉम योर डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, जहाँ पे हम महसूस करते हैं भाई एग्जॉस्ट कूलर है, ठीक है, जो आपके यहाँ कूलर लगा है वो कैसे ठंडा कर रहा है, ऐसे ही कि भाई पानी आ रहा है, हवा में से जो गर्मी है उसको पानी एब्जॉर्ब कर ले रहा है, हवा को ठंडा कर दे रहा है। मटके में पानी कैसे ठंडा हो रहा है, जो आसपास की हीट है उसको वाटर पार्टिकल से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वेपराइज हो रहे हैं और आसपास को ठंडा कर रहे हैं, मतलब मटके को ठंडा करते जा रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे पूरा पानी ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, हमें गर्मी के मौसम में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। चलो आंसर बताते हैं। ड्यूरिंग समर, ठंड के मौसम में, वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, हमें पसीना बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हमारी बॉडी जो है हमें ठंडा रखने के लिए, टेम्परेचर को, शरीर की टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए लगातार पसीना प्रोड्यूस करती है ताकि टेम्परेचर बढ़ने न पाए और हम ठंडा महसूस करते हैं, हमें ठंडा रखती है। वी नो दैट, हमें भी जानते हैं, ड्यूरिंग इवापोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। हम जानते हैं कि जब भी ऑपरेशन होता है पार्टिकल्स अपने आसपास से, ठीक है, या बॉडी सरफेस में, तो बॉडी सरफेस से ऊर्जा को सोखेंगे और वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी से भी
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जितना चाहिए होता है, मतलब पानी के कणों को वेपर में कन्वर्ट करने की जितनी लेटेंट हीट चाहिए होती है वहाँ से एब्जॉर्ब कर ली जाती है और वे बॉडी पर से वेपर बन के उड़ जाते हैं और शरीर को ठंडा कर देते हैं। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, कॉटन जो है पानी का बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है, पानी को बहुत अच्छे से सोखता है। हेल्प्स इन ऑब्जॉर्बिंग द स्वेट, पसीने को अच्छे से सोखता है। एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी ऑपरेशन, उसके बाद यही पानी हवा के कांटेक्ट में आता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, संपर्क में आता है, आसानी से इवापोरेशन होता है, ये भाप बन के उड़ता है और आपको ठंडा महसूस होता है। इसलिए गर्मियों में लाइट कलर्ड या कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। कह रहा है कि एक ग्लास में ठंडा पानी रख दो, कुछ देर के बाद उसके आसपास पानी की बूंदें चिपकी रहती हैं। भाई अब पानी का जो ग्लास है वो ठंडा है, आसपास की जो हवा है उसमें वाटर वेपर है, ठीक है। जब हवा आके उससे टकराएगी तो जो वाटर वेपर हैं वे क्या करेंगे, यहाँ से ठंडक एब्जॉर्ब करेंगे और खुद अपने अंदर से हीट को छोड़ देंगे और ठंडे होकर तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे आसपास के ढेर सारे वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स हैं उसमें आके टकराएंगे, ठंडे होंगे और ग्लास के सरफेस से चिपकते चले जाएंगे, ठीक। और कुछ देर के बाद आपको ढेर सारा आसपास पानी का पार्टिकल दिखने लग जाएगा। कह रहा है लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर, एक गिलास में कुछ पानी ले लो, बर्फ़ जैसा ठंडा। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस, जल्दी ही हम उसके बाहरी सतह पे पानी के बूंदे देखेंगे। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी, जैसे एक ग्लास के कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है, वाटर वेपर जैसे ग्लास के कॉन्टैक्ट में आता है अपने अंदर की एनर्जी को खो देता है और तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बाद में हम पानी की बूंद के रूप में ग्लास में चिपका हुआ देखते हैं। आपके चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हुआ, ठीक। अब क्वेश्चंस हैं, इसे भी कर लो। वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हार्ड ड्राई डे, कह रहे जितना ज़्यादा गर्मी होती है, जितना गर्म दिन होता है, ठीक है, डेजर्ट कूलर मतलब वही मैं एग्जॉस्ट कूलर जिसको बोल रहा था, ये ठंडा क्यों करता है, जितना ज़्यादा गर्मी होगी उतनी गर्म गर्म हवा आएगी, ठीक है। कूलर के पीछे क्या होती है, घास लगी होती है जिसमें से पानी लगातार गिरता रहता है, और वह वाटर क्या करता है, हवा में से जो सारी गर्मी है उसको एब्जॉर्ब करता है, तुरंत वेपराइज होता है और एनवायरनमेंट को ठंडा करता है, इसलिए वो हवा ठंडी ठंडी होकर आपके पास आती है। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पार्ट, मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर, क्या मटके में रखा पानी गर्मी के मौसम में ठंडा क्यों होता है। अब जब गर्मी हीट उस पर पड़ेगी, वाटर पार्टिकल्स क्या करेंगे, गर्मी को एब्जॉर्ब करेंगे, वेपराइज होंगे, लगातार प्रोसेस चलता रहेगा। हर बार वेपराइज होंगे तो ठंडा करके जाएंगे, हर बार वेपराइज होने पर एनवायरनमेंट को ठंडा करेंगे। ऐसा करते करते पूरे मटके का पानी एकदम बढ़िया ठंडा हो जाता है। वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम स्टोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट, कह रहे हैं हमें हथेली पे ठंडा महसूस होता है अगर हम स्टोन रख दें या पेट्रोल रख दें या परफ्यूम रखते हैं। तो भाई ये सभी स्टोन, परफ्यूम, ठीक है, पेट्रोल सब वोलेटाइल हैं, मतलब वोलेटाइल का मतलब होता है कि जो रूम टेम्परेचर की गर्मी को भी सोख के भाप में बदल जाए, उन्हें हम वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। अब जैसे ही हथेली पड़ता है, हथेली पर से लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करती हैं ये पार्टिकल्स और वेपर में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब यहाँ से लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, यहाँ की गर्मी को सोख लेती हैं तो ठंडा हो जाता है। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप, एक कप की तुलना में आप एक कटोरे से चाय या दूध, गर्म चाय या दूध जल्दी पी सकती हो। भाई एक कप में सरफेस एरिया कम है तो ठंडा होने में टाइम लगेगा, ठीक, हीट लॉस्ट होने में टाइम लगेगा। वहीं पे सॉसर में सरफेस एरिया ज़्यादा है, हीट जल्दी से निकल के बाहर जाएगी, और जल्दी हीट बाहर निकल के जाएगी तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा और आप पी पाओगे आराम से। वाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स शुड बी वियर इन समर, इन समर करा गर्मी में हमको किस तरह कपड़े पहनने चाहिए, तो गर्मी के मौसम में, समर के मौसम में हमेशा लाइट कलर्ड क्लॉथ्स पहनने चाहिए, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। भाई कॉटन क्या है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, पसीने को सोखता है, अभी पीछे क्वेश्चन था आपकी बुक में ही, तो पसीने को अच्छे सोखता है, फिर वो सोखने के बाद वो बाहर की हीट के कॉन्टैक्ट में आता है, इवेपोरेट होता है, ठंडा महसूस होता है। फिर लाइट कलर की खासियत होती है कि लाइट कलर जो है हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, रेडिएट करता है, अपने आप से दूर भेजता है। वहीं पे जो डार्क कलर्स होते हैं वे हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो गर्मी के मौसम में जितना हल्का रंग पहनोगे, ठीक है, गर्मी आपके कपड़े से टकरा के वापस चली जाएगी, और अगर डार्क कलर रहेगा तो गर्मी को सोख लेगा, तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगा। इसलिए गर्मी में लाइट कलर के कपड़े पहनो, कॉटन के कपड़े पहनो। तो बच्चों ये चैप्टर इस पार्ट के साथ कंप्लीट हो गया, ठीक। अगली वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे। इन वीडियोज़ को आप पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा अगर मैंने आपको अच्छा पढ़ाया है, मैंने आपको समझाया है। तो अगर कुछ भी कमियां होगी जो कि आपको लगता होगी सर आप इसको ऐसे नहीं ऐसे करवा दो, तो मच बेटर होगा, कमेंट करके बताइएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो।